हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैंने कवर किया है कैथ लैब को। आज मैं कैथ लैब के बारे में कंप्लीट A to Z डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल इस वीडियो में आने लगी है। तो सबसे पहले हम कैथ लैब का क्राइटेरिया बताएंगे कि आपके पास आप एलिजिबल कब होते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपकी सैलरीज कितनी होती हैं, यहाँ पे जॉब का स्कोप कितना है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मिनिमम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन इतना इनफ नहीं है। 2 साल डिप्लोमे के बाद कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो तब आप एलिजिबल होते हैं। इसी तरह अगर आपने बैचलर डिग्री कैथ लैब में की है तो कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जिन लोगों ने कैथ लैब तो किया है लेकिन वो उनका जो डिप्लोमा है किसी गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएटेड नहीं है, तो उस बेस पे आपके डिप्लोमे पे डिस्क्रिपेंसी की रिपोर्ट आएगी, जिसका मतलब है कि आप 2 साल के लिए आप बैन हो गए हो, आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते और ना आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो एफिलिएटेड गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, आपके गवर्नमेंट जो है उससे एफिलिएटेड इदारा है कि नहीं है, ये आपने कंफर्म करना है। उस अथॉरिटी से पूछना है ये गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट से इनके साथ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो तब आपका और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सबसे पहले जो होता है, देखो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आप एलिजिबल कब होते हैं। इसी तरह आपके पास डिप्लोमा होता है, अगर आप अप्लाई करते हो डिस्क्रिपेंसी आती है तो सबसे बड़ी मुसीबत में आप आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद 2 साल के लिए आपको बैन कर देते हैं और आगे आप प्रोसेस नहीं कर सकते, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है उसको रीओपन करने में। तो इससे बचने के लिए हम भी आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस करके देते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एग्जाम बुकिंग, A to Z सारा प्रोसेस करके देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, और पेमेंट भी आपने इंस्टॉलमेंट में हमें पे करनी होती है, जो कि स्मूथली आप पे कर सकते हो और आपका स्मूथली सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ना आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले जो आपको रिक्वायर्ड होता है आपके मैट्रिकुलेशन, अगर आपने मैट्रिक जो है ना उसका जो ट्रांसक्रिप्ट या उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट आपके पास अगर मार्कशीट है या उनका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा या आपके पास बैचलर डिग्री है तो उसके बाद डिप्लोमे का ट्रांसक्रिप्ट या जो है ना आपका बैचलर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद होम कंट्री की रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होती है और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको आपकी अपने कौंसल से मिलता है। होम कंट्री का जो अलाइड हेल्थ कौंसल होता है या पैरामेडिकल कौंसल होता है उस कौंसल से ये 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं और आपको एक ही इदारे से ये दोनों सर्टिफिकेट लेने हैं। जो आपके स्टेट का, अगर आप इंडिया से हो, इंडिया में 52 स्टेट है, जिस स्टेट में आपने स्टडी की है आपके स्टेट का जो कौंसल है वहां से आपने क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ में जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो आपने लेना है। और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होता है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, मिनिमम डिप्लोमे के बाद 2 साल का होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और साथ में आपका पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपका हम सारा प्रोसेस करके दे सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आऊंगा यहाँ पे स्कोप के हवाले से। जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले, अगर आप पहले एक चीज़ है कि आप अगर पहले एग्जाम लेना चाहते हो DHA का, आप पहले एग्जाम भी लिख सकते हो, आपको डेटा फ्लो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले डेटा फ्लो करना चाहते हो तो डेटा फ्लो भी कर सकते हो, अगर पहले एग्जाम लिखना चाहते हो तो एग्जाम भी कर सकते हो। अगर आप MOH या हाथ का या सऊदीया का प्रोसेस करना चाहते हो तो उसमें जो एग्जाम होता है वो सबसे लास्ट में होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या है कि अगर आप यहाँ पे जो स्कोप है कैथ लैब का, सबसे हाई सैलरीज होती हैं। आप लोगों को भी पता होता है कि कैथ लैब जो है ना वो कार्डियो के वार्ड में काम करता है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम करता है।
जिसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, वो सारी मशीन्स को उसने क्लियर करना, पेशेंट कम में जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना, और अगर कोई वहाँ पे कार्डियो का पेशेंट आता है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना, उनके रिकॉर्ड सारी चीज़ें। तो एक अच्छी जो है ना यहाँ पे पोस्ट होती है कैथ लैब की, और सैलरीज जो होती हैं मिनिमम इनकी जो सैलरीज होती हैं 6,500 दरम से स्टार्ट होती हैं, और आपकी 8,500 दरम आपकी ना सैलरीज होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी सैलरी आजकल 8,500 दरम, इवन कि जनरल प्रैक्टिशनर की सैलरी भी इतनी होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हाई डिमांड के साथ, क्योंकि जितना आपका मामला सेंसिटिव होता है, जितना आपका काम सेंसिटिव होता है, उतनी सैलरी भी आपकी ज़्यादा होती है। सेम इसी तरह ही है कि अगर आप कार्डियो के वार्ड में काम कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दिल का मामला है, और दिल के मामले में जो है ना आपको ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आपका जो है ना सैलरी भी इस हिसाब से ज़्यादा होती है। एक हैंडसम सैलरी है, अगर आप 6,500 से लेकर 8,500 के बीच में आपकी सैलरी होती है। अब यहाँ पे जो स्कोप है, एक हाई नंबर ऑफ स्कोप होता है। यहाँ पे कार्डियोलॉजी के लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इनकी वैकेंसीज हमेशा आती रहती है कैथ लैब, और ये जो कैथ लैब है इनकी जो वैकेंसीज आती हैं तो इनको कैंडिडेट नहीं मिलते, क्योंकि कैथ लैब यहाँ यूए में बहुत ही कम है। और यहाँ पे अगर कोई कैथ लैब मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर आप यहाँ आ जाते हो तो एक अच्छी आपको सैलरी मिल सकती है, अगर आप BHA लाइसेंस लेते हो उसके बाद, उससे पहले नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पे हॉस्पिटल और जितने छोटे बड़े जो क्लिनिक हैं, जनरल क्लिनिक है, उनमें भी कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, उनमें भी आप अपनी CV सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप एक हाई सैलरी उठा सकते हैं। एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छी हैंडसम सैलरी भी मिलती है। जहाँ तक खर्चे की बात की जाए तो मिनिमम 1200 से लेके 1400 दरम आपका सारा टोटल खर्चा आ जाता है, जिसमें रिहाइश, खाना, फूड, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक दो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, देखो अगर आप लाइसेंस ले लेते हो, लाइसेंस लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के अंदर ही हो या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से देख रहे हैं कोई मेरी वीडियो, तो आप वहाँ पे बैठ के आप अप्लाई करते जा रहे हो और आपको जॉब के लिए कोई नहीं है। नहीं, आपने यहाँ पे विजिटिंग करनी है, जो जॉब हंटिंग है उसके लिए यहाँ विजिट वीजे पे आना पड़ेगा, और फिर आपने क्या करनी होगी, यहाँ पे हंटिंग करनी होगी जॉब की, तो तभी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया से बैठ के लाइसेंस लेकर वहाँ से अप्लाई करो, या पाकिस्तान से बैठ के तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। नहीं, आपको यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो HR डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले आपकी CV देखते हैं, और CV में क्या देखते हैं कि सबसे पहले कि ये कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, नेक्स्ट डे इंटरव्यू अटेंड कर सकता है कि नहीं है। अगर आप अटेंड कर सकते हो तो आपको आप बुलाते हैं, अगर आप अटेंड नहीं कर सकते उनको स्किप करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाँ यहाँ पे आपका अवेलेबल होना ज़रूरी है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडली क्या है, हाँ अगर कोई कैंडिडेट है यहाँ उनको मिल ही नहीं रहा, फिर अगर आप इंडिया से आपने कोई अप्लाई किया हुआ, तो तब आपको उस सूरत में आपको क्या करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं, आपका जूम के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं, फिर आगे का सारा प्रोसेस होता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। और अगर आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप काइंडली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। और अगर आपको कोई मैंने चीज़ मिस कर दी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैंने किस टॉपिक पे बनाई है मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों की सजेशन मुझे इसी तरह मिलते रहेगी और इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो मैं भी लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।